श्रम संघ एवं मजदूरी, ट्रेड यूनियंस एंड वेजेज। सामान्यतः ये माना जाता है कि श्रम संघ मजदूरी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और मजदूरी को बढ़ावा दे सकते हैं। यदि बढ़ावा नहीं सकते हैं तो कम से कम मजदूरी में से कटौती को तो रोक ही सकते हैं। इस विषय पर अर्थशास्त्रियों के भिन्न भिन्न विचार है जिनको अपन अध्ययन करेंगे। पहला तो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में श्रम संघ मजदूरी में वृद्धि नहीं करवा सकते हैं। पहला है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मजदूरी वृद्धि संभव नहीं है। सामान्य व्यक्ति की धारणा यही है कि श्रम संघ अपने सौदाकारी शक्ति बढ़ाकर मजदूरी बढ़वा सकते हैं, किंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अर्थशास्त्रियों का मत इसके विपरीत है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, जैसे मेल कुलोक मिल है, बस्तियत स्टिलिंग कैर्स है, वॉकर आदि का मत है कि श्रम संघ श्रमिकों के लिए उपयोगी नहीं है तथा वे श्रमिकों की मजदूरी एवं कुशलता दोनों में कमी लाते हैं। वेब दंपति ने तो यहाँ तक लिखा है कि श्रम संघवाद उन शोषण करने वाले उद्योगों में ऐसे कुचक्र को जन्म देता है जिनसे पारिश्रमिक की दर में धीरे धीरे कमी होने से कार्य तथा उत्पादों के समय गिरावट आती है और उत्पादों को अधिक अच्छी कीमत पर बेचना संभव नहीं होता है। फलतः मालिक मजदूरी की दर को नीचे रखने पर विवश हो जाते हैं। यदि श्रम संघों के दबाव में या उनकी सौदागर शक्ति के परिणाम स्वरूप मजदूरी में वृद्धि की जाती है तो उसके निम्नलिखित दो परिणाम में कोई एक या कुछ थोड़ा बहुत हो सकते हैं। पहला, उत्पादों के लाभों में कमी होगी या वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी। इन दोनों ही परिस्थितियों में श्रम की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फलतः देश में रोजगार की मात्रा मजदूरी दर में कमी आएगी और इनकी मांग और पूर्ति का संतुलन वहाँ होगा जहाँ राष्ट्रीय दर से दृष्टि से मजदूरी समसीमांत उत्पादकता बराबर होगी। और दूसरा ये है मजदूरी की कटौती को रोकना संभव, किंतु श्रम संघ मजदूरी में कटौती को रोक सकते हैं। आधुनिक शास्त्र इस बात को स्वीकार करते हैं कि मजदूरी में कटौती करने से सामान्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होती है। प्रोफेसर किंस ने लिखा है, प्रत्येक श्रम संघ मौद्रिक मजदूरी में कटौती का विरोध करेगा, चाहे वह कटौती कितनी भी छोटी क्यों न हो, क्योंकि कोई भी श्रम संघ जीवन यापन की लागत बढ़ने के प्रत्येक अवसर पर हड़ताल या अन्य विरोध की कल्पना नहीं कर सकता। अतः वे कुल रोजगार के अवसरों में वृद्धि के विरुद्ध कोई रोड़ा नहीं अटकाते, जैसा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने उन पर आरोप लगाया है। किंस ने यह भी कहा है, सिद्धांत से ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसे सभी उद्योगों में मौद्रिक मजदूरी की एक साथ समान रूप से कटौती की जा सके। अतः ये सभी श्रमिकों के हित में है कि वे अपने अपने मामले में कटौती का विरोध करें। श्रम संघ वास्तव में ऐसा ही करते हैं और मजदूरी में कटौती का अपने अपने स्तर पर विरोध करते हैं तथा मजदूरी में कटौती को रुकवाने में सफल हो जाते हैं। दूसरा दृष्टिकोण है उद्योग विशेष में मजदूरी वृद्धि संभव। श्रम संघ किसी उद्योग विशेष में मजदूरी में वृद्धि करवाने में सफल हो सकते हैं, लेकिन ये वृद्धि निम्नलिखित घटकों पर से प्रभावित होती है। पहला, वस्तु की मांग की लोच। श्रम संघ की सौदाकारी शक्ति उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर निर्भर करती है। यदि मांग बेलोचदार है अर्थात वस्तु का मूल्य बढ़ने या घटने के साथ मांग में कमी या वृद्धि नहीं होती है तो उत्पादक मजदूरी की वृद्धि को वस्तु के मूल्य में जोड़कर वसूल कर सकेगा। इससे न उसके लाभों में कमी आएगी न ही वस्तु की मांग में अंतर आएगा। अतः श्रम संघ आसानी से उत्पादक को मजदूरी बढ़ाने के लिए तैयार कर सकेंगे, किंतु यदि वस्तु की मांग लोचपूर्ण है अर्थात मूल्य घटने बढ़ने के साथ ही मांग भी घटती बढ़ती है तो मजदूर की वृद्धि करने से वस्तु के मूल्य बढ़ेंगे या उत्पादक का लाभ कम होगा। इस स्थिति में उत्पादक मजदूरी वृद्धि का विरोध करेगा और श्रम संघ मजदूरी वृद्धि में सामान्य सफल या बहुत सफल नहीं हो सकेंगे। दूसरा तत्व है कुल लागत में मजदूरी का अंश। यदि किसी उद्योग की उत्पादन लागत में मजदूरी का अंश या प्रतिशत बहुत कम है तो श्रम संघ आसानी से मजदूरी को बढ़वाने में सफल हो जाते हैं, किंतु यदि वस्तु की कुल लागत में मजदूरी का अंश बहुत अधिक है तो श्रम संघ मजदूरी बढ़वाने में बहुत अधिक सफल नहीं हो सकते हैं। तीसरा तत्व है घटक श्रम की अन्य साधनों से प्रतिस्थापना। श्रम को अन्य साधनों अर्थात यंत्रों के प्रयोग से अथवा आयात से प्रतिस्थापित किया जा सकता है तो श्रमिकों की मांग लोचपूर्ण होगी।
ऐसी स्थिति में उत्पादक श्रमिकों के स्थान पर यंत्र से उत्पादन कर लेगा या माल का आयात कर लेगा। परिणाम स्वरूप श्रम संघ मजदूरी बढ़वाने में सफल नहीं हो सकेंगे। किंतु यदि श्रमिकों की मांग बेरोजगार है, अर्थात उन्हें अन्य साधनों या तरीकों से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, तो उत्पादकों को श्रम संघ की मांगों के अनुरूप मजदूरी में वृद्धि करनी ही होगी। कभी कभी श्रमिकों की प्रतिस्थापना अन्य साधनों से की तो जा सकती है, किंतु ऐसा करने में इतना अधिक समय लगता हो कि उत्पादक के पास उतना समय नहीं हो, अथवा प्रतिस्थापना की पूंजीगत लागत इतनी अधिक आती हो जिसकी वह उत्पादक व्यवस्था नहीं कर सकता है, तो वह श्रम संघ मजदूरी बढ़वाने में भी सफल हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि किसी उद्योग विशेष में श्रम संघ उपयुक्त वर्णित विशेष दशाओं में ही मजदूरी बढ़वाने में सफल हो सकते हैं। श्रम संघ सदैव मजदूरी बढ़ाने में सफल नहीं हो सकते। इसके अलावा श्रम संघ दीर्घकाल में मजदूरी निम्नलिखित सीमाओं में बढ़वाने में सफल हो सकते हैं। पहली सीमा है सीमांत उत्पादकता की सीमा तक। अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में जब श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं मिलती हो, तो श्रम संघ अपने सौदागरी शक्ति के बल पर मजदूरी में वृद्धि करवा सकते हैं। यह वृद्धि उनकी सीमांत उत्पादकता की सीमा तक हो सकती है। दूसरा, उत्पादकता में वृद्धि करके। श्रम संघ एवं श्रमिक जब कुछ ऐसे प्रयास करते हैं जिससे श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि होती है, तो वे उत्पादकता के बढ़ने के साथ साथ मजदूरी भी बढ़वा सकते हैं। तीसरा, श्रम की पूर्ति को नियंत्रित करके। श्रम की आपूर्ति में कमी करके भी मजदूरी को बढ़वाया जा सकता है। श्रम संघ कार्य के घंटों में कमी करवाकर, विदेश श्रमिकों की नियुक्ति पर रोक लगवाकर, कार्य की अधिकतम मात्रा निर्धारित कर श्रम की आपूर्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट, मानक मजदूरी दर में वृद्धि करके। श्रम संघ आंदोलन करके या सरकार के माध्यम से दबाव डलवाकर मानक या न्यूनतम मजदूरी को बढ़वा सकते हैं, किंतु ऐसा प्रायः महंगाई बढ़ने के परिणाम स्वरूप ही किया जाता है। यदि ऐसा नहीं है तो श्रम की मांग में कमी होगी और कुल रोजगार घट जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि श्रम संघ संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सामान्य मजदूरी में वृद्धि नहीं करवा सकते हैं। किसी उद्योग विशेष में उसकी स्थिति के अनुरूप मजदूरी में वृद्धि कराने में सफल हो सकते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मजदूरी में वृद्धि कुछ दशाओं या कारणों जैसे उत्पादकता बढ़ने, मुद्रा प्रसार होने आदि के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ अमेरिकी विद्वानों ने मजदूरी दर में वृद्धि का अध्ययन किया है तथा उस वृद्धि में श्रम संघों की भूमिका का विश्लेषण किया है। फ्रीमैन तथा किल्नर ने अपने अध्ययन के से अनुमान लगाया है कि श्रम संघ वाली फर्मों में गैर श्रम संघ वाली फर्मों की तुलना में 60% मजदूरी अधिक थी। मेलो ने भी 1970 में के दशक की 2 अवधियों की जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि श्रमिकों द्वारा श्रम संघ की सदस्यता लेने से उनकी मजदूरी में 7.5% की वृद्धि हुई थी, जबकि सदस्यता छोड़ देने से 7% की कमी आई थी। मिलवार्ड तथा ओसवाल्ड ने 2019 अंग्रेजी फर्मों में 1980-84 की अवधि में रोजगार दर का अध्ययन किया। उनके अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि 33% फर्में जिनमें कोई श्रम संघ नहीं था, उनमें रोजगार की दर में 20% वृद्धि हुई थी, जबकि श्रम संघों वाली केवल 9% फर्मों में ही रोजगार में 20% वृद्धि हुई थी। यही नहीं, श्रम संघ वाली 19% फर्मों में 20% रोजगार की कमी हुई थी, जबकि बिना श्रम संघ वाली 14% फर्मों में ही 20% कमी हुई थी। उपयुक्त शोध अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि केवल श्रम संघ अपने सौदेगारी शक्ति से मजदूरी को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सकते हैं। उत्पादकता, मुद्रा प्रसार, श्रम आपूर्ति, मजदूरी संबंधी अधिनियम, वस्तु की मांग की लोच आदि तत्व मजदूरी की दर को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते हैं, श्रम संघ बहुत कम। अब है सुदृढ़ श्रम संघ की विशेषताएं या आवश्यक बातें। करेक्टरिस्टिक्स या एसेंशियल ऑफ ए साउंड ट्रेड यूनियन। श्रम संघ तभी सफल होते हैं जबकि वे सशक्त हो, सशक्त श्रम संघ तभी बनते हैं जबकि उनमें कुछ विशेष लक्षणें आवश्यक बातें हो। अमेरिकी श्रम संघ के पूर्व अध्यक्ष जॉर्ज मीनी के अनुसार श्रम संघों के प्रभावकारी एवं उपयोगी होने के लिए उनमें कुछ आधारभूत विशेषताएं होनी चाहिए। उनके अनुसार वे विशेषताएं
निम्नलिखित है। पहली, श्रम संघों में अपने सदस्यों की सुरक्षा करने की क्षमता होनी चाहिए तथा उनमें उनके लिए आर्थिक न्याय प्राप्त करने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरा, श्रम संघ सदस्यों द्वारा सदस्यों के लिए ही संचालित किए जाने चाहिए। तीसरा, श्रम संघ के नेतृत्वकर्ता योग्य, प्रभावकारी, इरादे के पक्के होने चाहिए। नेक्स्ट, श्रम संघ को ईमानदार होना चाहिए। उसे केवल मौद्रिक दृष्टि से ही ईमानदार नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपनी नीतियों तथा उनके परिणामों के मूल्यांकन में भी ईमानदार होना चाहिए। श्रम संघ को अपने हितों की परिधि से बाहर निकलकर राष्ट्रीय में सामुदायिक हितों में भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इन विशेषताओं के अतिरिक्त भी एक सुदृढ़ श्रम संघ में अन्य कुछ विशेषताएं भी होनी चाहिए। संक्षेप में अपन एक श्रम संघ की सफलता के लिए उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन सी आवश्यक बातें होनी चाहिए, उसका अपन अध्ययन करेंगे। जो मुख्य आवश्यक बातें हैं वो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है शिक्षित सदस्य। शिक्षा सफलता की कुंजी है, अतः एक सफल व सुदृढ़ श्रम संघ संगठन के लिए यह अति आवश्यक हो जाता है कि उसके सदस्य शिक्षित हो, जिससे वे अपने कर्तव्य व अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रह सके। शिक्षा का मतलब केवल पुस्तकीय ज्ञान से ही नहीं है, बल्कि ज्ञान के साथ चेतना व जागरूकता होना ही असली शिक्षा का मतलब है। दूसरा, स्वतंत्र एवं विस्तृत 100% सदस्यता। श्रम संघ की सदस्यता का विस्तृत होना जरूरी है ताकि वह गहरी लड़ाई कर सके। विस्तृत सदस्यता के साथ सदस्यों को विचारों की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, जिससे वे अपनी बातों को श्रम संघ के समक्ष प्रस्तुत कर सके। नेक्स्ट, उचित वित्त व्यवस्था। प्रत्येक कार्य सिर्फ करने से ही नहीं होता, बल्कि उसी कार्यान्वित करने के लिए धर्मी होना बहुत अनिवार्य होता है। अतः श्रम संघ के सदस्यों में ये भावना होनी चाहिए कि वे श्रम संघ को नियमित रूप से सदस्यता दें या चंदा दें। वेतनिक पदाधिकारी की नियुक्ति। प्रत्येक इंसान जब भावनाओं के महल से छूटकर जमीन पर गिरता है, तब ये सोचने पर मजबूर होता है कि उसे उस प्रत्येक कार्य के बदले उसे वापस कुछ मिलना चाहिए, वरना वह बेईमानी की ओर अग्रसर होता है। अतः एक अच्छे श्रम संघ में पहले से ही वेतनिक पदाधिकारी नियुक्त होने चाहिए। नेक्स्ट, राजनीति से दूर। एक सुदृढ़ श्रम संघ को राजनीति से दूर रहना चाहिए। नेतृत्व करने वाले किसी राजनीतिक पार्टी संबंधित नहीं होना चाहिए। राजनीतिकों के हाथों श्रम संघ का नेतृत्व आ जाने पर श्रमिकों का हित होना संदिग्ध ही जान पड़ता है। नेक्स्ट, जातीयता व सांप्रदायिकता का निवारण। श्रमिक नेताओं को इस प्रकार की चेष्टा नहीं करनी चाहिए जिससे जातीयता व सांप्रदायिकता जैसे अवगुण श्रम संघों में पनपे। उन्हें प्रत्येक जाति व सांप्रदायिकता को आदर की दृष्टि से देखना चाहिए। नेक्स्ट, एकता व सामूहिक कल्याण की भावना। श्रम संघों में एकता का होना ही बड़ा अनिवार्य है। एकता द्वारा ही सामूहिक कल्याण की भावना जागृत हो सकती है, वरना श्रम संघ कोई संघ न हो रहकर एक अखाड़ा बन जाएगा। अतः सदस्यों को केवल अपने स्वार्थ में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सामूहिक रूप से सदस्यों का हित भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट, प्रजातांत्रिक संगठन। श्रम संघों का संगठन प्रजातांत्रिक रूप से होना चाहिए, जहाँ पर सदस्यों के साथ समानता से व्यवहार हो सके। सेवा योजकों में सरकार द्वारा मान्यता। श्रम संघों को सेवा योजकों में सरकार द्वारा भी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। श्रम पूंजी के झगड़े प्राय श्रमिक व सेवा योजकों के होते हैं। अतः जब तक सेवा योजकों से मान्यता प्राप्त संघ नहीं होगा, तब तक फैसला होना भी असंभव होगा। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संघों को सरकार प्राय आर्थिक सहयोग भी देती है। नेक्स्ट, एक उद्योग में एक श्रम संघ के सिद्धांतों का समावेश। प्राय एक उद्योग में कई श्रम संघ बन जाते हैं, जिससे उनके मान मर्यादा के टुकड़ों में बढ़ जाती है। अतः एक उद्योग में एक ही श्रम संघ होना चाहिए। नेक्स्ट, श्रम आंदोलन में एकता। श्रम संघ का संचालन ऐसे श्रमिक नेताओं से इस खूबसूरती से होना चाहिए कि एक आवाज़ कई आवाज़ों से मिली हो तथा सभी सदस्य अपना स्वार्थ त्याग कर आंदोलन में एक साथ भाग ले सके। नेक्स्ट, उचित व उत्तरदायी नेतृत्व। एक अच्छे श्रम संघ का निर्माण बिना किसी अच्छे श्रमिक नेता के नेतृत्व के होना असंभव होता है। बिना उचित नेतृत्व के श्रमिक स्वार्थी नेताओं के चक्कर में फंसकर अपना शोषण करवाते हैं। नेक्स्ट, श्रम नेता श्रमिकों का हो। श्रम संघ का नेता श्रमिक वर्ग का ही कोई व्यक्ति होना चाहिए।
क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही श्रमिकों की समस्याओं को अच्छी तरह समझ सकता है तथा उनके समाधान के लिए निष्कपट भाव से प्रयत्न कर सकता है। भारी व्यक्ति श्रम संघों में सच्चा व स्थायी हित नहीं रखते। नेक्स्ट, श्रम संघ का हितकारी कार्यों में सहयोग। अच्छे श्रम संघ सदैव हितकारी रचनात्मक कार्यों में ही सहयोग देते हैं। इससे ही वे राष्ट्र नियोक्ताओं के साथ ही साथ श्रमिक वर्ग का हित भी होता है। नेक्स्ट, रचनात्मक नीति। श्रम संघों की नीति विध्वंसात्मक अर्थात उनकी प्रवृत्तियां नष्ट नहीं होनी चाहिए। श्रम संघों का निर्माण पहले अपने आप को शोषण होने से बचाने के लिए किया जाता है, परंतु कई श्रम संघ शोषण समाप्त करने के स्थान पर शोषित करने वाले वर्ग को ही समाप्त करने का प्रयास करते हैं, जिससे राष्ट्रीय आय घटती है और उद्योग भी हानियों की ओर अग्रसर होते हैं। इसका सीधा असर श्रमिक वर्ग पर ही पड़ता है। अतः श्रमिक वर्ग को ये धारणा बनानी चाहिए कि उद्योग रूपी चक्की के एक पार्ट वे हैं, दूसरा पूंजीपति वर्ग है। नेक्स्ट, सामूहिक सौदेबाजी को प्राथमिकता। सामूहिक सौदेबाजी से प्राय झगड़े जल्दी ही सुलझ जाते हैं। कुछ झुको कुछ झुकाओ वाले सिद्धांत को अपनाकर ही झगड़े आसान तरीके से बिना क्षति के सुलझाए जा सकते हैं, वरना अशांति के अलावा और कुछ परिणाम संभव नहीं होता है। अतः श्रम संघ सामूहिक सौदेबाजी को ही प्राथमिकता देते हैं। इस प्रकार एक श्रेष्ठ श्रम संघ में ये बातें होनी चाहिए, एक अच्छा श्रम संघ में ये बातें होनी चाहिए, ताकि वो अपना अस्तित्व बनाए रख सके।